ॐ गं गणपतये नमः। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस मानव में पाचन। मानव में पाचन कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा बताया था। आज हम पुनः उसी को एक बार और समझाते हैं आपको कि यह हमारे मानव पाचन तंत्र का चित्र है। इसमें सर्वप्रथम ये हमारी मुख गुहिका है। मुख गुहिका यानी हम भोजन को जब मुंह के द्वारा अंतर ग्रहण करते हैं तो हमारी मुख गुहिका में पहुंचता है। मुख गुहिका में लाला ग्रंथि, जीवा, दांत आदि मौजूद होते हैं, जहां दांतों के द्वारा भोजन को अच्छी तरह से चबाया जाता है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। उसके पश्चात यहाँ लाला ग्रंथियां होती हैं, जिससे लार या लाला रस निकलता है। भोजन में मौजूद मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है और जीभ उस लार को भोजन में मिलाती है और भोजन हमारा लसलसा हो जाता है और फिर जीभ के द्वारा उसे आगे की ओर ढकेल दिया जाता है और फिर वह हमारी मुख गुहिका से आगे बढ़ता है और ग्रसिका में आता है। ग्रसिका में संकुचन क्रिया होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप संकुचन क्रिया मतलब ऐसे ऐसे ये हमारा ऐसे ऐसे पूरी संकुचन क्रिया चलती रहती है और भोजन हमारा यहाँ से होता हुआ नीचे आता है और आके यह आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यह भोजन में आने वाले रोगाणुओं को, जीवाणुओं को नष्ट करता है और हमारे जो यहाँ का माध्यम होता है उसे अम्लीय बना देता है। यह आमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। यहाँ पे भोजन को अम्लीय माध्यम में और छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है। जैसे ही भोजन को मुख के द्वारा मुख गुहिका में डालते हैं तो वहीं से हमारे भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे ही हमारे मुख में लाला रस निकलता है, जो हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको पचाने की क्रिया यहाँ प्रारंभ हो जाती है। फिर भोजन वहाँ से आगे बढ़ता ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुँचता है। आमाशय में HCl और पाचक रस निकलते हैं, जो भोजन को लसलसा बना देते हैं। उसके पश्चात भोजन हमारा आगे क्षुद्रांत में जाता है। क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत, यह हमारी 7.5 मीटर सबसे अधिक कुंडलित संरचना, सबसे बड़ी कुंडलित संरचना होती है और यहाँ पे भोजन हमारा आता है और यहाँ अग्नाशय से अग्नाशयी रस मिलता है और इसके आंतरिक सतह में भी कुछ रस स्त्रावित होते हैं। इसके अंत से निकलने वाला पाचक रस पाचन क्रिया को कंप्लीट कर देता है अर्थात पूर्ण कर देता है। तो इसके परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, प्रोटीन हमारा अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और जो वसा होती है वह ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह से यहाँ छोटी आंत में हमारी पाचन क्रिया पूर्ण होती है और इसी छोटी आंत में यानी क्षुद्रांत में अब भोजन का अवशोषण कैसे होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में उंगली के समान, इस तरह से उंगलियों के समान कुछ प्रावर्ध निकले होते हैं। इन्हीं प्रावर्धों को हम बोलते हैं रसांकुर। ये रसांकुर क्या करते हैं कि जो भोजन हमारा अपच जाता है उसको ये अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के पश्चात उसे रुधिर वाहिकाओं में भेज देते हैं। ये छोटी आंत में ये इस तरह उंगली के समान रसांकुर पाए जाते हैं, यानी ये इस तरह से पाए जाते हैं। इन्हीं को ही हम कहते हैं रसांकुर या इन्हीं हम दीर्घरोम भी कहते हैं। हाँ, छोटी आंत या क्षुद्रांत में के आंतरिक सतह में उंगली के समान उभरी हुई छोटी छोटी इन संरचनाओं को हम रसांकुर या दीर्घरोम कहते हैं। ये रसांकुर या दीर्घरोम कहलाते हैं। इन्हीं के द्वारा भोजन का अवशोषण करके और रुधिर वाहिकाओं में दे दिया जाता है।
इन्हीं रसांकुरों में या दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं का एक जाल फैला हुआ होता है और उन्हीं के द्वारा भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। इन्हीं रुधिर वाहिकाओं के द्वारा इस बचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है। इसे ही हम कहते हैं भोजन का स्वांगीकरण। स्वांगीकरण पहले तो भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत के द्वारा, फिर छोटी आंत में जो रसांकुर होते हैं उनमें उपस्थित रुधिर वाहिकाओं के द्वारा भोजन को स्वांगीकरण किया जाता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है। इसको हम कहते हैं स्वांगीकरण। अंकुरों में उपस्थित रुधिर वाहिकाओं के द्वारा जो भोजन का स्वांगीकरण किया जाता है वह उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है और उसका उपयोग जटिल पदार्थ बनाने में किया जाता है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है और जो भोजन हमारी क्षुद्रांत में नहीं पचता है उसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, यानी बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। बृहदांत्र हमारी 1.5 मीटर लंबी होती है। यह क्षुद्रांत या छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी तो होती है लेकिन छोटी होती है और यहाँ पे जो भोजन में उपस्थित लवण होते हैं और पानी होता है उसका अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा कर लिया जाता है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका समय समय पर गुदा द्वार के द्वारा बहिक्षेपण कर दिया जाता है। अर्थात भोजन में क्षुद्रांत में भोजन का अवशोषण होता है, फिर वहाँ उपस्थित रसांकुरों में भोजन का स्वांगीकरण किया जाता है और फिर उसके पश्चात पूरा कंप्लीट होता है। भोजन को मुख के द्वारा मुख गुहिका में लिया जाता है। मुख गुहिका में मौजूद लाला ग्रंथि, दांत, जीभ ये सब कार्य करते हैं। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है वहाँ पे और फिर उसके बाद ग्रसिका से होता हुआ भोजन हमारा आमाशय में आता है। आमाशय हमारी एक सबसे चौड़ी आहार नाल की संरचना होती है। यह यहाँ पे भोजन को पचाने के लिए अम्लीय माध्यम HCl उपस्थित होता है और यहाँ उसमें आए हुए रोगाणुओं जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है और भोजन यहाँ आंशिक रूप से पच जाता है। फिर आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत में भेजा जाता है। क्षुद्रांत में भोजन को पाचक रस मिलता है, पित्त है, वह पित्ताशय से यहाँ छोटी आंत में आता है और अग्नाशय से अग्नाशयी रस आता है और क्षुद्रांत में कुछ पाचक रस निकलते हैं। ये सारे पोषक पदार्थ मिलकर भोजन को पचाने की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। फिर क्षुद्रांत में उपस्थित छोटी छोटी रसांकुर होती हैं, छोटी छोटी उंगली के समान प्रावर्ध निकले हुए होते हैं। इनमें रुधिर वाहिकाओं का जाल बिछा हुआ होता है तो वो रसांकुर इस भोज्य पदार्थों को अवशोषित करते हैं। फिर उनमें उपस्थित रुधिर वाहिकाओं के द्वारा वह भोजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है और फिर उसके पश्चात वहां पहुंचने पे उनको जटिल पदार्थों में बदल दिया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाती है और ऊर्जा का उपयोग हम अपने कार्य के लिए करते हैं और फिर जो भोजन हमारा क्षुद्रांत में नहीं पचता है उसे आगे बृहदांत में भेजा जाता है और बृहदांत में भोजन में उपस्थित लवण और पानी का अवशोषण कर लिया जाता है और जो हमारे शरीर में भोजन नहीं पचता है उसे गुदाद्वार या मलाशय के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से हमारी पूरी पाचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। हम जानते हैं कि पशुओं में कैसे पाचन क्रिया होती है। हम अक्सर देखते हैं कि गाय हो या भैंस हो, बैल हो, कोई भी ये पशु होते हैं तो ये बैठे बैठे अक्सर अपना मुंह चलाते रहते हैं। तो ये आखिर ये अपना मुंह क्यों चलाते हैं? बार बार आप देखेंगे कि उनका मुंह चलता रहता है। तो ये जो इनका मुंह चलता है बार बार उसे हम कहते हैं जुगाली करना। वे अपने भोजन के पचाने की एक क्रिया ही वो करते रहते हैं। अर्थात ये भोजन जब इनको मिलता है तो जल्दी जल्दी भोजन को क्या करते हैं कि खा जाते हैं।
सीधे निकल जाते हैं, उसको चबाने की प्रक्रिया नहीं करते हैं। और जब सीधे निकल जाते हैं और जब ये खाने के पश्चात बैठते हैं तो फिर वह अपने उस भोजन को पुनः यहाँ से वापस अपने मुंह में लाते हैं और उसको जुगाली अर्थात चबाते रहते हैं और इस प्रक्रम को हम कहते हैं जुगाली करना। वास्तव में ये भोजन को जब इनको भोजन दिया जाता है तो ये भोजन को जल्दी जल्दी निगल जाते हैं। निगलने के पश्चात ये अपने आमाशय में उसको एक जगह भंडारित कर लेते हैं और फिर जब ये फुर्सत से या आराम से बैठते हैं तो उस समय वहां से उस भोजन को पुनः मुंह में लाते हैं और उसको अच्छे से चबा चबा के फिर खाते हैं और फिर इनके भोजन के पचने के प्रक्रम शुरू होता है। अर्थात इनका जो आमाशय होता है यह 4 भागों में बटा होता है। भोजन को जल्दी जल्दी खा के एक जगह भंडारित कर लेते हैं तो वह इनके आमाशय का प्रथम भाग कहलाता है, जिसे हम रुमेन कहते हैं। यह क्योंकि इनका आमाशय 4 भागों में बटा होता है इसलिए यह प्रथम भाग जिसमें ये भोजन को जल्दी जल्दी खा के एकत्रित या भंडारित करते जाते हैं उसे हम रुमेन कहते हैं। इस रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। फिर यह जब ये जो फुर्सत से बैठते हैं तो पुनः अपने भोजन को मुख में ले आते हैं और आराम से बैठ के उस भोजन को धीरे धीरे चबाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम जुगाली करना कहते हैं। तो जुगाली करते हैं उन्हें हम रुमिनेंट या रुमंथी अर्थात जो पशु जुगाली करते हैं उन्हें हम रुमिनेंट या रुमंथी कहते हैं। पशु घास खाते हैं तो घास में सेलुलोज, पशु घास खाते हैं उस घास में हम जानते हैं सेलुलोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यह सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। तो इस सेलुलोज को पचाने की क्षमता बहुत से जंतुओं में और मानव में नहीं पाई जाती है। यह केवल घास खाने वाले पशुओं में ही यह क्षमता होती है कि वो इसको पचा सकते हैं। ग्रंथियों में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच एक अंधनाल पाई जाती है। ये जो अंधनाल होती है इसमें कुछ ऐसे जीवाणु उपस्थित होते हैं जो कि सेलुलोज का पाचन करते हैं। यह अंधनाल हम मानवों में या और भी जो ऐसे जीव होते हैं जिनमें उपस्थित नहीं होती है। इस वजह से हमारे अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। और ये जुगाली करने वाले पशुओं के बृहदांत और क्षुद्रांत के बीच में ये अंधनाल पाई जाती है, जहाँ कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। इस वजह से ये रुमंथी या रुमिनेंट कहलाते हैं और ये पेड़ पौधों को भी खाते हैं और ये जुगाली क्रिया करते हैं। जैसे हमने जाना कि मानवों में पाचन क्रिया कैसे होती है और घास खाने वाले पशुओं में पाचन क्रिया कैसे होती है। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी देते हैं, जैसे हमारे दांतों में कीड़े क्यों लगते हैं। दांत में कीड़े क्यों लगते हैं। हमारे दांतों में मुख के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं। तो जब हम भोजन करते हैं या कोई भी मीठी चीज खाते हैं उसके पश्चात हम अगर दातुन नहीं करते हैं कि कण होते हैं वो हमारे दांतों में फंसे होते हैं, तो उनको वो जीवाणु खाने के लिए बाहर निकलते हैं और वो अम्ल को निष्कासित करते हैं। तो जब हमारे मुख के अंदर पीएच मान की कमी हो जाती है यानी अम्लीय माध्यम बढ़ जाता है तो हमारे दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है, इसलिए हमारे दांतों में कीड़े लगते हैं। कभी कभी हमारे शरीर से जल रूपी मल बार बार निकलता है
तो वह क्रिया दस्त कहलाती है। तो दस्त यानी बार बार हमारे शरीर से जल रूपी मल का निकलना दस्त कहलाता है। तो यह दस्त जब हमें बार बार लगती है, हमारे शरीर में उपस्थित पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो हमारे शरीर में जब पानी की मात्रा कम हो जाती है तो यह हमारे लिए घातक भी हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है। दस्त लगने पर हमें ORS घोल पीना चाहिए। इसे हम जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं। और अगर हमारे पास ORS का घोल नहीं है तो हमें 1 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच शक्कर घोलकर पीना चाहिए और तुरंत ही हमें डॉक्टर को दिखाने की व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो दस्त हमारे लिए जानलेवा सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए आती है कि जब हम भोजन करते समय जल्दी करते हैं या भोजन करते समय बात करते हैं तो हमारे जो खाद्य कण हैं वो हमारी श्वसन नलिका में जाके फंस जाते हैं और हमें सांस लेने में घुटन महसूस होती है और फिर हमें इसके परिणाम स्वरूप हिचकी आती है या फिर हमें खांसी आती है। तो मैं आपके लिए एक प्रश्न दे के जाना चाह रही हूँ। रुमंथी पशुओं के नाम आप कमेंट के द्वारा लिख के बता सकते हैं। HCl कहाँ से स्रावित होता है यह आप मुझे कमेंट के द्वारा बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।